प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर, आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम प्रथम वर्ष के अंतर्गत ईएफएम विषय के पेपर व्यवसायिक अर्थशास्त्र, बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंतर्गत ईएफएम सब्जेक्ट का पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन इन द लॉन्ग रन, दीर्घकाल में उत्पादन फलन। और उसमें हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा आइसो कॉस्ट कर्व, सम लागत वक्र के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे कि उत्पादक का साम्य यानी इक्विलिब्रियम ऑफ द प्रोड्यूसर कैसे होता है, और लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स यानी साधनों का न्यूनतम लागत संयोग हम कैसे निर्धारित करते हैं। विद्यार्थियों, उत्पादन साधनों पर निर्भर करता है। एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है कि दिए हुए साधनों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना, दिए हुए साधनों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना, अथवा उत्पादन की एक निश्चित मात्रा न्यूनतम संभव लागत पर उत्पादित करना, यानी उत्पादक का यह लक्ष्य होता है। अतः एक उत्पादक उस समय साम्य की स्थिति में होता है, इक्विलिब्रियम की स्थिति में होता है, जब वह एक निश्चित उत्पादन की मात्रा साधनों की न्यूनतम लागत संयोग से उत्पन्न करता है। न्यूनतम लागत संयोग, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, एक उत्पादक के सामने एक निश्चित स्तर के उत्पादन को प्राप्त करने के लिए अनेक वैकल्पिक साधन संयोग होते हैं। हमने देखा कि एक आइसो प्रोडक्ट कर्व, समोत्पत्ति वक्र विभिन्न संयोगों को व्यक्त करता है जो हमें बराबर का उत्पादन देते हैं। लेकिन हमें अब यहां तय करना है कि न्यूनतम लागत संयोग कौन सा है। ये सभी संयोग हमें बराबर का उत्पादन दे रहे हैं, लेकिन यहां बात आती है कि न्यूनतम लागत संयोग कौन सा है। इसलिए उत्पादक उनमें से अनुकूलतम अथवा न्यूनतम लागत संयोग को ही चुनकर उत्पादन करता है। उत्पादक विभिन्न साधनों का सामंजस्य इस प्रकार करता है कि उत्पादन चाहे जितना हो, परंतु प्रति इकाई उत्पादन लागत न्यूनतम रहनी चाहिए। अब ये हम कैसे निर्धारित करेंगे? इन संयोगों में से न्यूनतम लागत संयोग कौन सा है? इसके लिए समोत्पत्ति वक्र इसको निर्धारित करने में बहुत सहायक होते हैं। विद्यार्थियों, इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए। अगर हमें न्यूनतम लागत संयोग निर्धारित करना है, अगर हमें उत्पादक का साम्य निर्धारित करना है, तो हमें दो चीजें चाहिए। पहला, समोत्पत्ति मानचित्र यानी समोत्पत्ति वक्रों का एक मानचित्र, और सम लागत वक्र, आइसो कॉस्ट कर्व्स। हम इन दोनों उपकरणों का, हम इन दोनों का अध्ययन पहले कर चुके हैं। अब हम उनकी सहायता से देखेंगे कि उत्पादक का साम्य किस प्रकार निर्धारित होता है। अब हम देखते हैं कैसे निर्धारित होता है। आप देखिए विद्यार्थी, यहां पर हमें एक रेखा चित्र बना हुआ है, और यहां पर हम देखेंगे कि एक हमारा यहां पे ईपी हमारा समोत्पत्ति वक्र है। एक फर्म अथवा उत्पादक के लिए दो साधनों का अनुकूलतम संयोग अथवा न्यूनतम लागत संयोग उस बिंदु पर होता है जहां संबंधित समलागत रेखा एक उत्पादन स्तर बताने वाले समोत्पत्ति वक्र को केवल स्पर्श करती है। यानी साम्य कहां पे होगा, और अनुकूलतम संयोग कौन सा होगा? जहां संबंधित समलागत रेखा
एक उत्पादन स्तर बताने वाले समोत्पत्ति वक्र को केवल स्पर्श करती है। अब हम देखते हैं कि इस समोत्पत्ति वक्र को, ये समोत्पत्ति वक्र 5 इकाई के उत्पादन को दर्शाता है। माना कि एक उत्पादक को किसी वस्तु की 5 इकाइयों का उत्पादन करना है। यहां इस रेखाचित्र में हम देख सकते हैं कि 5 इकाइयों का उत्पादन करने का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहाँ पे ये हमारा समोत्पत्ति वक्र। इस ईपी वक्र पर स्थित साधनों के किसी भी संयोग, अब इसमें कई हमें संयोग दिखाई दे रहे हैं। इस समोत्पत्ति वक्र पर कितने संयोग हैं? संयोग U, संयोग T, संयोग Q, संयोग R, संयोग S। ये सारे संयोग इस समोत्पत्ति वक्र पर स्थित हैं। इन सभी संयोगों से हम 5 इकाइयों का उत्पादन कर सकते हैं, किंतु हमें क्या चाहिए? न्यूनतम लागत संयोग, अनुकूलतम संयोग। इन संयोगों में से जो हमारा प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, वो उस संयोग को चुनेगा जिसमें उत्पादन की लागत न्यूनतम हो। अब इस रेखाचित्र को देखने से हमें ज्ञात होता है कि हमारा जो समोत्पत्ति वक्र है वो हमारी आइसोकास्ट कर्व, हमारे समलागत वक्र को कहां स्पर्श कर रहा है? Q बिंदु पर। यानी देखिए, Q जो बिंदु है उस पर हमारा समोत्पत्ति वक्र FB, हमारी जो समलागत वक्र है उसको स्पर्श कर रहा है। समोत्पत्ति वक्र के, अब इस समोत्पत्ति वक्र पर अन्य संयोग भी हैं। Q के अलावा इसमें और संयोग भी है, चलिए T, U, R, S, लेकिन ये ऊंचे समलागत वक्रों पर स्थित है। भाई समलागत वक्र, ये तो नीचा वाला समलागत वक्र है, इसके ऊपर जो समलागत वक्र है, ये जो संयोग है वो ऊंचे समलागत वक्रों पर स्थित है। इसलिए समोत्पत्ति वक्र की, जो हमारा समोत्पत्ति वक्र है ईपी, इस समोत्पत्ति वक्र के अन्य सभी संयोग जैसे T, U, R, S समलागत वक्र से ऊंचे, यानी ये सभी संयोग FB समलागत वक्र से ऊंचे जो समलागत वक्र है जैसे GC, HD, इन समलागत वक्रों पर स्थित है। जबकि Q संयोग FB समलागत वक्र पर स्थित है, क्योंकि अब FB समलागत वक्र से ये सभी समलागत वक्र GC हुआ चाहे HD हुआ, ये सभी इससे ऊंचे हैं और ये सारे जो संयोग हैं वो ऊंचे वाले समलागत वक्रों पर स्थित है। इसलिए हम Q संयोग को ही चुनेंगे। इसलिए अन्य किसी भी संयोग को चुनने पर लागत संयोग Q की तुलना में अधिक ही आएगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वस्तु की 5 इकाइयां उत्पादन करने के लिए साधनों का जो संयोग Q है वो सर्वोत्तम है, क्योंकि इससे उत्पादन लागत न्यूनतम रहती है। विद्यार्थियों, यहां पे एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो संतुलन या साम्य बिंदु पर, हमारा संतुलन बिंदु यहां पे Q है, यहां पर क्या होता है? यहां पर साधनों की स्थानापन्न की दर, यानी हमारी जो MRTS होती है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, और साधनों के मूल्यों का अनुपात वो बराबर होते हैं। समोत्पत्ति वक्र की का जो ढाल है, यानी हमारा जो आइसोप्रोडक्ट कर्व है, जो उसका स्लोप होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारी MRTS को, यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या है? ये उसको रिप्रेजेंट करता है।
वो जो हमारे आइसोप्रोडक्ट कर्व यानी हमारी समोत्पत्ति वक्र का जो ढाल यानी जो स्लोप है वो किसको व्यक्त करता है, हमारे स्थानापन्न की हमारे प्रतिस्थापन की सीमांत दर, हमारे प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को व्यक्त करता है। क्या, हमारे समोत्पत्ति वक्र का ढाल, उसका स्लोप। और संतुलन बिंदु पर साधनों के ये जो स्लोप है ये साधनों की, ये जो हमारी एमआरटीएस है वो साधनों की स्लोप के बराबर, साधनों के यानी साधनों के मूल्यों के अनुपात, साधनों के मूल्यों के अनुपात के बराबर होती है। और हमने जाना कि एमआरटीएस को कौन व्यक्त करता है, किसका ढाल, समोत्पत्ति वक्र का जो ढाल होता है वो हमारी एमआरटीएस यानी प्रतिस्थापन की तकनीकी सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारी समलागत वक्र है उसका जो ढाल है वो किसको व्यक्त करता है, वो साधनों के मूल्यों के अनुपात को व्यक्त करता है। और संतुलन बिंदु पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं। यानी ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि समोत्पत्ति वक्र का जो ढाल है वो हमारी एमआरटीएस को व्यक्त करता है और समलागत वक्र का जो ढाल है वो हमारे साधनों के मूल्यों के अनुपात को व्यक्त करता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने देखा कि किस प्रकार से उत्पादक का साम्य निर्धारित होता है और हम किस प्रकार से न्यूनतम लागत संयोग निर्धारित करते हैं इस रेखा चित्र के माध्यम से। क्योंकि यहां पर Q बिंदु पर उत्पादक Q बिंदु न्यूनतम लागत संयोग बता रहा है, क्योंकि ये FB समलागत वक्र पर स्थित है, जबकि इस पर स्थित जो अन्य संयोग है जैसे PURS वो अधिक ऊंचे समलागत वक्रों पर स्थित है, इसलिए वो अधिक लागत को, इसलिए उनमें लागत अधिक आएगी, इसलिए यही न्यूनतम लागत संयोग है। विद्यार्थियों, अभी तक हमने पढ़ा कि उत्पादक का साम्य या न्यूनतम लागत संयोग हम कैसे निर्धारित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे विस्तार पथ, एक्सपेंशन पाथ लाइन के बारे में। विद्यार्थियों, अभी तक हमने इस बात का अध्ययन किया है कि साधनों के मूल्य या कीमतें दी हुई होने पर एक निश्चित मात्रा में वस्तु को उत्पन्न करने के लिए उत्पादक साधनों का कौन सा संयोग क्रय करेगा। लेकिन अब हम इस तथ्य पर विचार कर सकते हैं कि साधनों का मूल्य पूर्ववत रहने पर वह उत्पादन के विस्तार के लिए साधनों के संयोगों को किस प्रकार बदलेगा। विद्यार्थियों, आप एक रेखा चित्र देख रहे हैं। इस रेखा चित्र में उत्पादक 5 वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए Q1 पर साम्य की स्थिति में है। Q1 पर जहां समोत्पत्ति वक्र P1 जो 5 इकाइयों के उत्पादन को व्यक्त करता है ने AB समलागत वक्र को, किसने, इन्हें EA समलागत वक्र को इसने स्पर्श किया है। लेकिन मान लीजिए अब उत्पादक 10 इकाइयों का उत्पादन करना चाहता है। 10 इकाइयों के उत्पादन को व्यक्त करने के वाली समोत्पत्ति वक्र क्या है, P2, जिसने FB समलागत वक्र को Q2 बिंदु पर स्पर्श किया है। अतः उत्पादक 10 इकाइयों के उत्पादन के लिए Q2 बिंदु को चुनेगा, Q2 संयोग को चुनेगा। इसी तरह 15 तथा 20 इकाइयों के उत्पादन के लिए
वो Q3 और Q4 को चलेगा। ये तो 5 इकाइयों के उत्पादन के लिए हो गया, ये 10 इकाइयों के उत्पादन के लिए हो गया, ये 15 इकाइयों के उत्पादन के लिए हो गया, ये 20 इकाइयों के उत्पादन के लिए हो गया। अब हम इन सभी बिंदुओं को Q1, Q2, Q3, Q4 को एक दूसरे से किसी रेखा से जोड़ दें तो हमें एक रेखा प्राप्त होगी जिसे हम विस्तार पथ रेखा, एक्सपेंशन पाथ कर्व कहते हैं। इसी रेखा का दूसरा नाम स्केल लाइन है। इसे विस्तार पथ इसलिए कहा जाता है कि उत्पादक उत्पादन का विस्तार इसी के अनुसार करता है, तथा इसे पैमाना रेखा इसलिए कहा जाता है कि उत्पादक इसी रेखा के अनुसार अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपने देखा कि किस प्रकार विस्तार पथ काम करता है। विद्यार्थियों, आज की लेक्चर में हमने पढ़ा कि उत्पादक का साम्य कैसे निर्धारित होता है, न्यूनतम लागत संयोग हम कैसे चुनते हैं, विस्तार पथ क्या होता है। आज के ई लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। आगे की ई लेक्चर्स में हम आगे का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।